प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आज हम चर्चा करेंगे भूमंडलीय अवधारणा लेक्चर नंबर 30। क्या भूमंडलीय अवधारणा लेक्चर नंबर 30। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए विद्वानों ने मोटे रूप में 3 उपागम दिए हैं। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है, मैं किसी न किसी रूप में प्रत्येक लेक्चर में ये संकेत जरूर करता हूँ बेटा, ध्यान दें। मैंने यहाँ नोट किया है नंबर 1, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए मुख्यतः विद्वानों ने कितने उपागम दिए? 3। नंबर 1 उदारवादी उपागम, उदारवादी उपागम जिसके ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है। दूसरा है नव उदारवादी उपागम, ठीक है बेटा, नव उदारवादी उपागम। और नव उदारवादी उपागम के अंतर्गत विद्वानों ने 7 दृष्टिकोण या सिद्धांत दिए हैं, जिसमें से आज जो हम ले रहे हैं भूमंडलीय अवधारणा, ये नव उदारवादी उपागम का तीसरा सिद्धांत या दृष्टिकोण है। 2 सिद्धांत मैंने आपको समझा दिए हैं बेटा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये तीसरा सिद्धांत लेने हम क्या, नव उदारवादी उपागम के अंतर्गत नव उदारवादी विद्वानों ने 7 सिद्धांत या दृष्टिकोण दिए हैं, जिसमें आज हम तीसरा सिद्धांत आपको समझा रहे हैं। 2 सिद्धांत आपको समझा दिए गए हैं, ठीक है बेटा। इसलिए मैंने नोट किया नव उदारवादी 3, मतलब नव उदारवादी उपागम के अंतर्गत आज हम तीसरा सिद्धांत या दृष्टिकोण ले रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना। तो अभी जो हमारा लेक्चर चला हुआ है, जो चर्चा चली हुई है, जो व्याख्यान चल रहा है, वो नव उदारवादी उपागम पर चल रहा है। और तीसरा है मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों मार्क्सवादी, यस, मार्क्सवादी उपागम। तो अभी हम नव उदारवादी उपागम में जब ये 7 के 7 सिद्धांत या दृष्टिकोण समझा देंगे, उसके बाद ये मार्क्सवादी उपागम आपको समझाया जाएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि भूमंडलीय अवधारणा किस में आएगी बेटा, नव उदारवादी उपागम के अंतर्गत तीसरा सिद्धांत या दृष्टिकोण है क्या, भूमंडलीय अवधारणा। समझ में आ गया, लेक्चर नंबर 30 है। अब हम इसको समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको सामान्य से शब्दों में बताना चाहूँगा बेटा कि भूमंडलीकरण कहते किसे हैं, व्हाट डू यू मीन्स बाय ग्लोबलाइजेशन। आज वास्तव में देखा जाए तो उदारवाद, निजीकरण और भूमंडलीकरण, ये 3 अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं। तो आप देखेंगे उदारवाद में या उदारवाद का जो केंद्र बिंदु होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता होता है, निजीकरण में भी क्या होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रबल दिया जाता है, और भूमंडलीकरण में भी क्या होता है, राज्य की स्वतंत्रता को प्रबल दिया जाता है। तो उदारवाद, निजीकरण और भूमंडलीकरण, ये तीनों ही किसी न किसी रूप में, मैं कहना चाहूँगा यहाँ, ये तीनों ही अवधारणाएँ किसी न किसी रूप में स्वतंत्रता के इर्द गिर्द घूमती हैं। किसके इर्द गिर्द घूमती हैं, स्वतंत्रता के इर्द गिर्द घूमती हैं। सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु स्वतंत्रता है। तो सीधा सा तात्पर्य होगा भूमंडलीकरण का कि वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्यों के बीच में, राष्ट्र राज्य जैसे अमेरिका, भारत, रूस, चीन, अन्य राष्ट्र राज्य, मान लीजिएगा भारत अमेरिका के साथ भारत, रूस और चीन के साथ भारत, अन्य राष्ट्र राज्यों के साथ जो आर्थिक लेन देन करता है, उस आर्थिक लेन देन के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना। मतलब आर्थिक लेन देन के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं हो, आर्थिक लेन देन की जो स्वतंत्रता होती है राष्ट्र राज्यों को, वह ही सामान्य से शब्दों में भूमंडलीकरण कहलाता है। आज आप देखिएगा पूरी दुनिया के अंतर्गत सभी राष्ट्र राज्य आर्थिक लेन देन स्वतंत्र रूप में करते हैं। किसी भी राष्ट्र राज्य के ऊपर आर्थिक लेन देन से संबंधित कोई प्रतिबंध नहीं है। तो वास्तव में आर्थिक लेन देन की जो स्वतंत्रता है, जो आज़ादी है, आर्थिक लेन देन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, यही बेटा सामान्य से शब्दों में भूमंडलीकरण कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन। तो समझ गए, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम भी बनाया, इसके माध्यम से मैं आपको ये बात ठीक से समझाऊंगा। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि भूमंडलीय अवधारणा को आपको अच्छे से समझना है, लेकिन यहाँ मैं केवल नव उदारवादी उपागम के संदर्भ में तीसरा सिद्धांत आपको बता रहा हूँ। भूमंडलीय अवधारणा के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर मैं अलग से भी लेक्चर अपलोड करूंगा। उसके अंतर्गत इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, इसका श्री गणेश कहाँ से होता है, ये सारी बातें आपको समझाई जाएंगी। यहाँ तो हम केवल नव उदारवादी उपागम के संदर्भ में विद्वानों ने जो 7 दृष्टिकोण सिद्धांत दिए, उसमें से तीसरा सिद्धांत है भूमंडलीय अवधारणा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है बेटा। चलिए अब हम एक एक बात को लेते हैं इधर।
भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। बेटा इसको वैश्वीकरण भी कहते हैं। कुछ विद्यार्थी मैंने देखा है कि क्लास में जैसे मैं जाता हूँ और जब मैं एमए के विद्यार्थी को पढ़ा तो वहाँ पर भी एमए के विद्यार्थी विशेष गलती करते हैं यहाँ पर, क्या कि मैं उनसे कभी कभी बीच में बोल देता हूँ कि बेटा लिखिए वैश्वीकरण, तो तुरंत आवाज़ आती है सर ये वैश्वीकरण क्या है। नो बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन, इसे चाहे वैश्वीकरण कहें, भूमंडलीकरण कहें, बात एक ही है। और जब ऐसे शब्दावली में कहीं आपको दिक्कत आती है तो उसकी अंग्रेजी आप देखिएगा, मतलब अंग्रेजी मीनिंग देखेंगे कि वहाँ पर उसको अंग्रेजी में क्या कहा गया। तो इसको भले ही भूमंडलीकरण कहें, वैश्वीकरण करें, लेकिन इसकी जो अंग्रेजी होगी वो क्या होगी, ग्लोबलाइजेशन ही होगी। क्या होगी बेटा, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। तो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण राष्ट्रों की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो एक्टर होता है, जो कर्ता होता है, जो इकाई होता है, वो कौन होता है बेटा, राष्ट्र राज्य। तो राष्ट्रों की राजनीतिक सीमाओं, जब भारत की अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री है, अमेरिका की अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री है, राजनीतिक सीमा है, तो राष्ट्रों की राजनीतिक सीमाओं के आर पार आर्थिक लेन देन की प्रक्रियाओं और उनके प्रबंधन मैनेजमेंट, प्रबंधन का प्रवाह है। सीधा सा अर्थ है कि भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण क्या है, ये राष्ट्रों की राजनीतिक सीमाओं के आर पार आर्थिक लेन देन की प्रक्रियाओं और उनके प्रबंधन का प्रवाह है। क्या मैंने बताया, राष्ट्रों की राजनीतिक सीमाओं के आर पार। तो आप देखिएगा अमेरिका, भारत, रूस, चीन, अन्य राष्ट्र राज्य। तो अमेरिका आप देखेंगे यहाँ अमेरिका भारत के साथ, भारत अमेरिका के साथ स्वतंत्र रूप में व्यापार करे। ठीक इसी प्रकार से जो है अमेरिका इधर आइएगा आप, यहाँ भारत से अमेरिका, रूस, चीन से अमेरिका, अन्य राष्ट्र राज्यों से। आज यूएनओ के सदस्य की संख्या 193, तो 193 के 193 राष्ट्र राज्य यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो इनके अंतर्गत जो आर्थिक लेन देन होता है वह आर्थिक लेन देन के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, आर्थिक लेन देन की स्वतंत्रता है। तो राष्ट्र राज्यों में जो आर्थिक लेन देन की स्वतंत्रता है, कोई प्रतिबंध नहीं, वही बेटा क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडलीकरण है। मैं पुनः कहना चाहता हूँ, उदारवाद, निजीकरण, भूमंडलीकरण, इनका केंद्र बिंदु एक ही है, और वह है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मानव जाति प्रारंभ से ही स्वतंत्रता की खोज कर रही है और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए मानव जाति अथक प्रयास करती रहेगी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मानव जाति कितना ही प्रयास करे, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता कभी प्राप्त हो नहीं सकती है। चाहे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात आए, सामाजिक स्वतंत्रता की बात आए, राष्ट्र राज्य की स्वतंत्रता की बात आए, पूर्ण स्वतंत्रता कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती है। ध्यान देंगे, यहाँ स्वतंत्रता का मतलब केवल राष्ट्रीय स्वतंत्रता नहीं है। नो, यहाँ स्वतंत्रता के अनेक प्रकार है, अनेक आयाम है। स्वतंत्रता के ऊपर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में। यस, आगे बढ़ते हैं बेटा। विश्व अर्थव्यवस्था, बेटा ध्यान दें, विश्व अर्थव्यवस्था में आया खुलापन। आज आप देखेंगे विश्व की अर्थव्यवस्था में बिल्कुल खुलापन आ गया है। व्यापार की स्वतंत्रता है, कोई भी राष्ट्र राज्य किसी भी राष्ट्र राज्य के साथ व्यापार करे, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। आया खुलापन, आपसी जुड़ाव और परस्पर निर्भरता के फैलाव को भूमंडलीकरण कहा जा सकता है। जरा गौर कीजिएगा, विश्व अर्थव्यवस्था में आज आप देखेंगे अमेरिका, भारत, रूस, चीन, अन्य राष्ट्र राज्य सभी स्वतंत्र रूप में एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो विश्व अर्थव्यवस्था में आया खुलापन, आपसी जुड़ाव और परस्पर निर्भरता के फैलाव को भूमंडलीकरण कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, भूमंडलीकरण कहा जा सकता है। आगे भूमंडलीकरण की यह प्रक्रिया, भूमंडलीकरण की जो ये प्रक्रिया है, आर्थिक लेन देन की जो स्वतंत्रता है, मतलब भूमंडलीकरण, बेटा नोट करेंगे आप, भूमंडलीकरण की यह प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन पर लगी रोक के हटने से शुरू हुई है। जरा नोट करें इसको, भूमंडलीकरण की यह प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन पर लगी रोक के हटने से शुरू हुई है। फिर से बोल रहा हूँ, भूमंडलीकरण की यह प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन पर लगी रोक के हटने से शुरू हुई है। मतलब वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन के ऊपर रोक बिल्कुल जब हटा दी जाती है, ऐसा जब प्रयास किया जाता है, तो ये भूमंडलीकरण की ही एक प्रक्रिया है। मतलब इसमें क्या होता है, आर्थिक लेन देन की स्वतंत्रता होती है राष्ट्र राज्य के बीच में। मैंने यहाँ ये मामूली सा डायग्राम इसलिए बनाया कि आप समझें इससे, जैसे अमेरिका भारत है, भारत रूस और चीन के साथ, या रूस और चीन भारत अमेरिका के साथ, या अमेरिका भारत रूस चीन अन्य राष्ट्रों के साथ, अन्य राष्ट्र राज्य रूस चीन भारत अमेरिका के साथ स्वतंत्र रूप में व्यापार करेंगे। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, आर्थिक लेन देन, मतलब आर्थिक लेन देन की जो स्वतंत्रता होती है वही भूमंडलीकरण है। मैंने लिखा है आर्थिक लेन देन पर प्रतिबंध नहीं, मतलब अमेरिका भारत रूस चीन अन्य राष्ट्र राज्य 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी राष्ट्र राज्य
वास्तविक रूप में आर्थिक लेन देन पर स्वतंत्रता है, आर्थिक लेन देन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। मैंने यहाँ भी लिखा है आर्थिक लेन देन की स्वतंत्रता ही एक प्रकार से भूमंडलीकरण है। आर्थिक लेन देन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं, यही भूमंडलीकरण है। यहाँ पर सभी राष्ट्र राज्य स्वतंत्र रूप में एक दूसरे के साथ आर्थिक लेन देन कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं, यही भूमंडलीकरण है, यही ग्लोबलाइजेशन है। आज वैसे भी कहा जाता है कि पूरी दुनिया एक गाँव बन गई है। आप देखिएगा पूरी दुनिया गाँव किस लिए बन गई, क्योंकि संचार के साधन, यातायात के साधन, मतलब तकनीकी इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है कि आज पूरी जो दुनिया है वो एक गांव बन गई है। आज हम भारत में हैं, हम यदि अमेरिका में नौकरी करते तो अमेरिका से भारत डेली हम अप डाउन कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, इतनी सुविधाएं हैं। तो पूरी दुनिया ही वास्तव में एक गाँव बन गई है, जिसको क्या कहा जाता है बेटा, ग्लोबल विलेज, भूमंडलीय ग्राम। नोट करेंगे, जिसको क्या कहा जाता है, ग्लोबल विलेज, भूमंडलीय ग्राम। पूरी दुनिया आज एक गांव बन गई, तकनीकी ही इतनी ज़्यादा विकसित हो गई। आज हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र राज्य की दीवारें समाप्त हो गई हैं, आज पूरी दुनिया एक गांव बन गई। अब जब पूरी दुनिया एक गांव बन गई तो ऐसी स्थिति में ध्यान देंगे, यहाँ पर भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया है हमारी फायदेमंद है। फायदेमंद क्यों है, क्योंकि जब पूरी दुनिया एक गांव बन गई है तो हमने पीछे आपको समझाया था नव उदारवादी उपागम के अंतर्गत जो पहला सिद्धांत है वह विश्व राज्य का सिद्धांत समझाया था आपको, विश्व राज्य का उदाहरण समझाया था ना बेटा। तो वास्तव में विश्व राज्य के लिए एक अच्छा संकेत है ये। जब पूरी दुनिया गांव बन जाएगी तो विश्व राज्य के निर्माण में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, और वो दिन दूर नहीं जब विश्व राज्य का निर्माण होकर रहेगा और विश्व राज्य की स्थापना हो जाएगी तो दुनिया में सीधे सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। यस बेटा, आगे बढ़े। अब मैं इस बात को जरा आगे बढ़ाऊँ तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए शॉर्ट में यहाँ समाप्त करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ये डायग्राम नोट करना है आपको। आर्थिक लेन देन पर प्रतिबंध नहीं है, मतलब राष्ट्र राज्यों के द्वारा जो आपस में लेन देन किया जाता है उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरे शब्द में लिखेंगे आर्थिक लेन देन की स्वतंत्रता ही भूमंडलीकरण है। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैंने कुछ विश्वव्यापी समस्याओं के नाम लिखे, ये इसके संदर्भ में आपको समझाऊंगा। चलिए बेटा, मैं आपको एक बात पुनः कहना चाहता हूँ कि बेटा ये जो यहाँ पर मैं नोट करता हूँ इसलिए नोट करता हूँ कि आप अपने नोट्स बना सकें। मुझे कुछ विद्यार्थी बार बार कहते हैं कि सर अलग से नोट्स उपलब्ध कराएंगे। बेटा नहीं, ये नोट्स ही हैं। एक बात बताइएगा, मुझे यहाँ पर इतना कुछ लिखने की ज़रूरत कहाँ है? मैं तो आपको सामान्य से रूप में भूमंडलीकरण की अवधारणा समझा सकता हूँ और साथ साथ दो चार बातें यहाँ नोट कर दूँगा। लेकिन बेटा ये जो यहाँ नोट किया जा रहा है इसलिए नोट किया जा रहा है कि आप अपने नोट्स बनाएं और इनकी एक एक शब्दावली की मैं व्याख्या करूं, जिससे कि मेरे विद्यार्थी को समस्या नहीं आए। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मुझे दोबारा ये शिकायत ना मिले कि सर नोट्स दें हमें। तो बेटा ये नोट्स ही तो हैं, और क्या कर रहा हूँ मैं, ये नोट्स ये लिख ही रहा हूँ इसलिए मैं कि आप अपने नोट्स बना लें। नहीं तो मैं डिजिटल बोर्ड का प्रयोग कर करके और जैसे कि मैं नाम ना लेते हुए कहूँगा कि वास्तव में जो औपचारिकताएं निभाई जाती है, औपचारिकता मैं भी जानता हूँ, लेकिन नहीं बेटा, मैं तो आपको राजनीति विज्ञान समझाना चाहता हूँ, ईमानदारी समझाना चाहता हूँ। भरसक प्रयास करूँगा कि राजनीति विज्ञान से संबंधित जितने भी पेपर्स हैं सबको मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध कराऊंगा। फिर इसी के साथ में किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी आप करते तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं, इधर उधर मत जाइएगा। आप यहाँ जिस रूप में समझा जाता हूँ, जिस रूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझिएगा, आपको दिक्कत नहीं आ सकती है। चलिए बेटा आगे, अमेरिका की राजनीतिक प्रभुता ने भूमंडलीकरण को बल प्रदान किया। अब ये पॉइंट्स नोट करेंगे बेटा, अमेरिका की राजनीतिक प्रभुता ने भूमंडलीकरण को बल प्रदान किया है। इधर ये मैंने पहले यहाँ अमेरिका का नाम किस लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि संयुक्त राज्य, देखो वास्तव में देखा जाए तो 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका ही एक सुपर पावर के रूप में शेष रह जाती है, जिसको कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी गई। क्या? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। मैं एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, इन तीनों पर भी अलग अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। ध्यान रखना है, विश्व की व्यवस्था मुख्यतः 3 प्रकार की मानी जाती है। बाकी मार्टिन कैपलान ने काफ़ी कुछ बताया, मैंने सब बातें आपको समझा दी है मार्टिन कैपलान के मॉडल के अंतर्गत। तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में एक राष्ट्र राज्य शक्तिशाली होता है, शक्ति का केंद्र होता है। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में 2 ध्रुव होते हैं, 2 राष्ट्र राज्य शक्तिशाली होते हैं, चाहे 2 गुट शक्तिशाली हो। और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के अंतर्गत अनेकों राष्ट्र राज्य शक्तिशाली होते हैं। तो बेटा अमेरिका की राजनीतिक प्रभुता ने भूमंडलीकरण को बल प्रदान किया है। क्यों प्रदान किया है? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की जब राजनीतिक प्रभुता है, उस राजनीतिक प्रभुता के कारण क्या हो जाता है कि इसने भूमंडलीकरण को बल प्रदान किया है, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। क्यों आगे बढ़ाया? क्योंकि वास्तविक रूप में अमेरिका अपनी मुद्रा डॉलर के माध्यम से जो विश्व का व्यापार होता है, उस व्यापार को काफ़ी कुछ सीमा तक नियंत्रित किया जाता है। किसके माध्यम से? अपनी मुद्रा डॉलर के माध्यम से। इसलिए अमेरिका की राजनीतिक प्रभुता ने भूमंडलीकरण को बल प्रदान किया है। तो ये आपको पॉइंट्स नोट करना है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भूमंडलीकरण के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन के लिए सर्वमान्य पूर्व मान्यताएं। बेटा ध्यान दें, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के
भूमंडलीकरण के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन के लिए सर्वमान्य पूर्व मान्यताएं, मतलब यहाँ 3 मान्यताएं ऐसी हैं जिनको कि आप वास्तविक रूप में समझेंगे तो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में भूमंडलीकरण को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। नंबर 1, भूमंडलीय विचारकों का विश्वास है कि विश्व के समक्ष उपस्थित सभी समस्याएं भूमंडलीय प्रकृति की हैं। मतलब यहाँ पर विद्वानों का कहना है कि विश्व के समक्ष उपस्थित सभी समस्याएं भूमंडलीय प्रकृति की हैं। मतलब जो विश्वव्यापी समस्याएं उनकी प्रकृति क्या है बेटा? भूमंडलीय प्रकृति है। मतलब वो जो समस्या वो एक राष्ट्र राज्य की समस्या नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है। कैसे? जैसे आप यहाँ देखेंगे, मैंने लिखा है विश्वव्यापी समस्याएं, नोट करेंगे विश्वव्यापी समस्याएं। जैसे आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है, एक राष्ट्र राज्य की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया में जितने भी राष्ट्र राज्य सभी की समस्या है। दूसरा है परमाणु युद्ध की समस्या, एक राष्ट्र राज्य की नहीं है बल्कि सभी राष्ट्र राज्यों की है। दूसरा है जनसंख्या विस्फोट, एक राष्ट्र राज्य की समस्या नहीं है बल्कि सभी राष्ट्र राज्यों की समस्या है। नशीली वस्तुएं, ये भी जो है नशीली वस्तुएं हैं, मैं कहना चाहूँगा कि इसका भी बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनका प्रयोग किया जा रहा है। मैं कहूँगा कि नशीली वस्तुएं बेच करके अनाप शनाप धन अर्जित किया जा रहा है, तो ये भी मैं कहूँगा कि एक विश्वव्यापी समस्या है। और अगला है एड्स रोग जैसे जो रोग हैं वो भी एक राष्ट्र राज्य का रोग नहीं है बल्कि मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया के राष्ट्र राज्यों का रोग है ये, इसलिए यह भी एक विश्वव्यापी समस्या है। बाकी और भी अनगिनत समस्याएं हैं, तो इन सभी समस्याओं के बारे में हम कहेंगे कि विश्व के समक्ष उपस्थित सभी समस्याएं भूमंडलीय प्रकृति की हैं। अब जब ये समस्याएं, ये मैंने कुछ उदाहरण दिए, कुछ समस्याएं, ये समस्याएं एक राष्ट्र राज्य की नहीं है बल्कि सभी राष्ट्र राज्यों की समस्याएं। जब ये समस्याएं ही विश्वव्यापी, इनकी प्रकृति ही विश्वव्यापी है, तो दूसरा बिंदु बनेगा विश्वव्यापी समस्याओं का निदान विश्वव्यापी ही हो सकता है। अब जब ये समस्याएं विश्वव्यापी हैं, किसी एक राष्ट्र राज्य की समस्या नहीं है बल्कि सभी राष्ट्र राज्यों की समस्याएं हैं। भारत, अमेरिका, रूस, चीन, दुनिया के जितने भी राष्ट्र राज्य, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या 193, तो मैं कहना चाहूँगा कि 193 राष्ट्र राज्यों की समस्या है, किसी एक राष्ट्र राज्य की समस्या नहीं है। जब सभी की समस्या है, इन समस्याओं की प्रकृति भूमंडलीय है, विश्वव्यापी प्रकृति है, तो डेफिनेटली इसका जो समाधान है वह भी एक राष्ट्र राज्य के द्वारा नहीं हो सकता। अकेला अमेरिका भी नहीं कर सकता, अकेला भारत भी नहीं कर सकता, अकेला रूस, चीन भी नहीं कर सकता, और अन्य राष्ट्र राज्य भी ये देंगे, जैसे मान लीजिएगा स्विट्जरलैंड है, ब्रिटेन है, तो ये भी अकेले फ्रांस से ये अकेले इन समस्याओं को दूर नहीं कर सकते। तो ये इसका निदान भी विश्वव्यापी होना चाहिए। इसलिए दूसरा बिंदु में लिखें, दूसरी पूर्व मान्यता है विश्वव्यापी समस्याओं का निदान भी विश्वव्यापी ही हो सकता है। मतलब इन समस्याओं का निदान भी विश्वव्यापी होगा, एक राष्ट्र राज्य के द्वारा खूब प्रयास किया जाए लेकिन समस्या समाप्त नहीं हो सकती। तीसरा है, इन समस्याओं की परिभाषा तथा उनके समाधान की प्राथमिकताओं का निर्णय आम सहमति से ही संभव हो सकता है। सहमति के लिए निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा समानता पर आधारित लोकतांत्रिक भागीदारी अपरिहार्य है, अनिवार्य है, आवश्यक है। लोकतांत्रिक भागीदारी अपरिहार्य है। तो तीसरा जो पूर्व मान्यता वही है कि इन समस्याओं की परिभाषा तथा उनके समाधान की प्राथमिकताओं का निर्णय आम सहमति से ही संभव हो सकता है। इन समस्याओं का समाधान तभी होगा जबकि सभी राष्ट्र राज्यों में सहमति हो। फॉर एग्जाम्पल, परमाणु युद्ध का खतरा बना हुआ है, तो परमाणु युद्ध तभी समाप्त होगा जबकि सभी राष्ट्र राज्य निशस्त्रीकरण को अपनाएंगे। लेकिन कोई भी राष्ट्र राज्य निशस्त्रीकरण के लिए राजी नहीं है, तो डेफिनेटली परमाणु युद्ध का खतरा बना रहेगा। और मैं कहूँगा कि आज का जो युद्ध है वह युद्ध अगर एक विश्व युद्ध का, महायुद्ध का रूप धारण कर लेता है, दो राष्ट्र राज्यों के बीच में जो तनातनी चलती है वह यदि महायुद्ध का रूप धारण कर ले, विश्व युद्ध का रूप धारण कर ले, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि मानव जाति के अस्तित्व को कोई बड़ा खतरा हो सकता है। तो थोड़ा सा संभल के रहना है यहाँ पर। नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पर 1 2 3 ये 3 पूर्व मान्यताएं हो गई, समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। अनेक विचारक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को ऊपर से थोपा गया भूमंडलीकरण कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब कुछ विचारक ऐसे हैं जो कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को, जो ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को ऊपर से थोपा गया भूमंडलीकरण कहते हैं। अब इसको नोट करेंगे आप, ऊपर से थोपा गया भूमंडलीकरण कहते हैं। ऊपर से थोपा गया भूमंडलीकरण कहते हैं। अब ऊपर से कौन थोपता है? जो शक्तिशाली राष्ट्र राज्य होते हैं वो शक्तिहीन राष्ट्र राज्यों पर ये बात थोपते हैं। कुछ विचारों का कहना है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका सुपर पावर है, आज भी सुपर पावर है, नो डाउट। तो अमेरिका मान लीजिएगा, जापान की बात आती है, छोटे छोटे जो राष्ट्र राज्य, शक्तिहीन राष्ट्र राज्य हैं, तो उनको अक्सर हमने देखा है कि ये धमकी देते रहते हैं और इनकी गोद में छोटे छोटे राष्ट्र राज्य खेलते रहते हैं। छोटे छोटे राष्ट्र राज्य अमेरिका के स्तनों का दूध पीते हैं, तो जैसे चाहे वैसा मनमाना आचरण अमेरिका के द्वारा किया जाता है। डेफिनेटली यहाँ आप ये समझेंगे कि अनेक विचारक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को ऊपर से थोपा गया भूमंडलीकरण कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण
अमीर और शक्तिशाली राज्यों बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा अपनी शक्ति और संपदा का प्रयोग निर्धन देशों और समुदायों पर थोपते हैं। मतलब निर्धन और देश और समुदाय जो हैं इनके ऊपर ये थोपते हैं निर्णय। अपने निर्णय क्यों थोपते हैं? ताकि वे और भी पिछड़ जाएं। मतलब इनका भरसक प्रयास है जिससे कि ये और ज़्यादा पिछड़ जाएं। भाई अमेरिका ये थोड़ी ना चाहेगा कि पाकिस्तान का विकास हो, पाकिस्तान और ज़्यादा पिछड़े। निश्चित रूप में कोई भी राष्ट्र राज्य अपनी विदेश नीति तय करता है और शक्तिशाली जो राष्ट्र राज्य होता है तो उसका तो मुख्य जो लक्ष्य होता है वो यही होता है कि पूरी दुनिया के ऊपर मैं शासन स्थापित करूं। निश्चित है ये बात। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। इस दौड़ में विकसित देशों की जीत हुई है। अब जरा गौर कीजिएगा। अब चूंकि यहाँ जो ये दौड़ हो रही है, अब हमने यहाँ लिखा है कि शक्तिशाली जो राज्य हैं, बहुराष्ट्रीय निगम हैं, वो निर्धन देशों और समुदायों के ऊपर क्या करते हैं? अपनी शक्ति और संपदा का प्रयोग करते हैं। तो फिर क्या होता है? इससे इस दौड़ में विकसित देशों की जीत हुई है। निश्चित है, जिसके पास शक्ति होगी, संपदा होगी, आर्थिक संसाधन बहुत ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली है कि उसकी जीत होगी। तो इस दौड़ में क्या होता है? विकसित देशों की जीत हुई। अब जरा ध्यान दें यहाँ। अब जीतने वाले राष्ट्रों में कौन होते हैं? उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, जापान, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया। ये तो क्या है बेटा? जीतने वाले राष्ट्र हैं। मैं कहूँगा कि एक प्रकार से ये शक्तिशाली और संपदा से संपन्न राष्ट्र हैं। अब इन्होंने क्या किया? अपनी शक्ति का प्रयोग, अपनी संपदा का प्रयोग किन के ऊपर किया है? इन पिछड़े राष्ट्र के ऊपर किया है। और इनका मूल लक्ष्य ये कि और ज़्यादा पिछड़ जाएं। फिर मैंने लिखा है पिछड़ने वाले राष्ट्र, मतलब जिनके ऊपर अपनी शक्ति संपदा का प्रयोग करते हैं जीतने वाले राष्ट्र। पिछड़ने वाले राष्ट्र राज्य कौन से हैं? लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया। तो इनके ऊपर ही अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसलिए बेटा ध्यान देंगे कि अनेक विचारक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को ऊपर से थोपा गया भूमंडलीकरण कहते हैं। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि जीतने वाले राष्ट्रों ने या इन राष्ट्रों के ऊपर, बेटा ध्यान दें, इन राष्ट्रों के ऊपर क्या किया है? भूमंडलीकरण को थोपा है। इसलिए इसे ऊपर से थोपा गया भूमंडलीकरण कहते हैं। तो आपके सामने है जीतने वाले राष्ट्र हैं, ये पिछड़ने वाले राष्ट्र। वास्तविक रूप में ये जो राष्ट्र राज्य हैं ये शक्ति और संपदा की दृष्टि से काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं, जबकि जो ये राष्ट्र हैं इनके पास इतनी शक्ति और संपदा नहीं है। इसलिए विद्वानों ने, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने ये कह दिया है कि ऊपर से थोपा गया भूमंडलीकरण कहते हैं इसको। क्या? ऊपर से थोपा गया। तो स्पष्ट दिख रहा है जीतने वाले राष्ट्रों ने पिछड़ने वाले राष्ट्रों के ऊपर क्या किया है? अपनी शक्ति और संपदा का प्रयोग किया है। तो बेटा ये हो गया भूमंडलीय अवधारणा। हाँ, मैं यहाँ अंत में इतना जरूर कहना चाहूँगा कि भूमंडलीकरण का सीधा सा अर्थ होता है कि विश्व के जो राष्ट्र राज्य हैं इनमें, जैसा आपके सामने लिखा है ना मैंने, अमेरिका, भारत, रूस, चीन, अन्य राष्ट्र राज्य, सब कुछ आ गया इसमें। सारे राष्ट्र राज्य आ गए। 193 राष्ट्र राज्यों के नाम मैंने लिख दिया यहाँ पर। नाम तो नहीं लिख पाया लेकिन संख्या लिख दी है 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य संख्या 193 है। अब कभी अगर आपकी मांग होगी सर 193 के 193 राष्ट्र राज्यों के नाम भी बताइए तो मैं अलग से लेक्चर अपलोड कर दूंगा यहाँ। तो यहाँ क्या है कि अमेरिका, भारत, रूस, चीन, अन्य राष्ट्र राज्यों के बीच में जो आर्थिक लेन देन की स्वतंत्रता है, आर्थिक लेन देन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, इसी को बेटा क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण कहते हैं। जैसा कि मैंने नोट भी कर दिया, आर्थिक लेन देन पर प्रतिबंध नहीं, आर्थिक लेन देन की स्वतंत्रता ही भूमंडलीकरण कहलाती है। आर्थिक लेन देन की स्वतंत्रता ही वैश्वीकरण कहलाती है। ठीक है बेटा? तो मुझे पूरा विश्वास है आप भूमंडलीय अवधारणा को ठीक से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।